Recording Welcome stopped. back. सर हो गया लिंक ओपन ये वाला आ गया क्लास। अच्छा सॉरी यार, पता नहीं क्या अचानक से अजीब सा हो गया था। खैर लास्ट हम कहाँ पे थे, किसी को याद है? सर रात वाली क्लास में सीएलआई पढ़ाई थी आपने, वो कहानी रिपीट करनी है। उस लेक्चर में तो अटेंड नहीं कर सकता, लेकिन वो रिकॉर्डिंग से भी समझ नहीं आई उसकी। उसकी रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह आज की डेट में ना अपलोड करवा देता हूँ। तो सीएलआई और एसडी के सिर्फ उसका ओवरव्यू था, किस तरीके से हम एडब्ल्यूएस का यूज कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा था, Recording in progress. अभी तक जो हमने देखा था वो एडब्ल्यूएस को इस तरीके से देखा था। हम उसको एक्सेस करते थे कहाँ से? हमेशा मैनेजमेंट कंसोल से, ऐसा ही था। कंट्रोल से जी सर। यस, तो क्या हम मैनेजमेंट कंसोल से ही एडब्ल्यूएस को एक्सेस कर सकते हैं या इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास? नहीं, वो तो आपने बताया था सीएलआई और एसडी के वगैरह बताए थे आपने, लेकिन सर Exactly. वो जो लेक्चर मैंने देखा उसमें वो क्लियर नहीं था हो रहा। वो काइंडली हमें थोड़ा ओवरव्यू देना, फिर भी रिपीट करना है उसको। मैं बता देता हूँ। देखिए, सीएलआई का मतलब तो आपको पता है कि सीएलआई का मतलब अब आप काम कहाँ से कर सकते हैं? कमांड लाइन से, ऐसा ही। जी सर। अच्छा, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं अपनी, ताकि हम लोग सारे देख पाए। अच्छा, की बन जाएगी सर, की लिस्ट बन जाएगी। माइक प्लीज म्यूट कर दीजिएगा दोस्त। ओके, ये भी हो गया। अच्छा, यहाँ पे आना है। ओके, और क्या था? ठीक है, बाकी तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसकी नजर आ रही है सबको? सर मारहोर। यस सर। चले बिस्मिल्लाह। ओके, तो टॉपिक ये था हमारा लास्ट क्लास में कि हम एडब्ल्यूएस को किस किस तरीके से एक्सेस करते हैं ना। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ देखा था कि हम एडब्ल्यूएस को सिंपल मैनेजमेंट कंसोल से ही एक्सेस करते थे। इसके अलावा हमारे पास और दूसरा अभी हमने देखा ही नहीं था। तो हमारे पास अब और 2 ऑप्शन है जिसकी मदद से मैं एडब्ल्यूएस को एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे मैंने आपसे कहा है कि S3 हो गया, अभी थोड़ी सी मिसाल S3 की लेते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी रिलेट करेगी, आप समझ सकते हैं। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं सारी चीजें S3 से फाइल अपलोड कर रहा हूँ, वहीं से डाउनलोड कर रहा हूँ, तो मुझे S3 का क्या फायदा इन प्रोग्रामिंग प्रोस्पेक्टिव में, डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव में? उसका क्या फायदा है? तो फायदा है मुझे क्या? मैं सब अपने यूजर्स को, यानी अगर आप समझे मैंने एक फेसबुक बनाई है, मैं सोचता हूँ कि यार मेरी सारी जो पोस्ट की इमेजेस है ना वो S3 में जाए। तब मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? क्या ये पॉसिबल है? आवाज आ रही है सबको या सवाल? यस सर पॉसिबल है। अच्छा, पॉसिबल है। कैसे? मतलब अभी मैं अभी मैनेजमेंट कंसोल पे हूँ, मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है? अभी हम लोग थे ना S3 पे, यहाँ पे लास्ट क्लास तक। तो हमने यहाँ यहीं से फाइल अपलोड की थी, उसकी वर्जनिंग की थी, सारे काम हमने करके देखे, डाउनलोड करके देखा, सब कुछ हमने करके देखा था यहाँ से ना। तो मुझे ये बताएं कि यूजर को कैसे एक्सेस दूं इसका? मैं यूजर को इस मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस दूंगा, यानी अगर फेसबुक यूजर मेरे पास लेट से 1000 फेसबुक यूजर्स थे हमारे पास, या थाउजेंड्स आपके यूजर्स हैं आपके सिस्टम में, आपके सिस्टम के अंदर आप कहते हो कि यार जब भी कोई इमेज कोई पोस्ट करे उसको S3 के अंदर सेव करना है, तो क्या मुझे 1000 यूजर्स को S3 का एक्सेस दूंगा कि भाई जाओ यहाँ पे जाके अपलोड करो अपनी पिक्चर? नहीं सर।
नहीं, सर हमारी एप्लीकेशन पर एग्जैक्टली हम लोग जो काम करेंगे यूजर को तो पता ही नहीं है ना कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ। बैकएंड पे अमेजोन चल रहा है, एस3 चल रहा है, क्या चल रहा है उसको कुछ भी नहीं पता। उसके सामने एक Yes, sir. ब्राउजर होगा, ब्राउजर के ऊपर एप्लीकेशन लाइक फेसबुक, उसमें जब आप अपलोड करते हो तो वो आपकी पिक्चर अपलोड हो जाती है, आपको पता है कहाँ जाती है वो? नहीं पता ना, क्योंकि ये हमारा काम बैकएंड में नहीं है हमारा, सर, सॉरी, बैकएंड में सेव नहीं था सर। वो तो डेफिनेटली कहीं ना सर कहीं सेव कर रहा है, लेकिन आपको नहीं पता ना कि एक्चुअल वो कर क्या कर रहा है। क्या अपने सर्वर में सेव कर रहा है, क्या एस3 में सेव कर रहा है, क्या गूगल स्टोरेज के अंदर सेव कर रहा है, आपको नहीं पता। ऐसा ही है ना? यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। और होता भी ऐसा ही है, ठीक है। आप जब अपनी एप्लीकेशंस बनाते हो तो सारी चीजें जो बैकएंड पे चल रही हैं उसका आर्किटेक्चर मतलब पूरी टीम को पता होगा। हो सकता है कि अगर आपने पब्लिक किया हो तो सबको पता है कि हाँ यार ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है। एल्स जैसे वो है आपका मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड का जो वेबसाइट है ना वो आपका एस3 पे है। आपको पता है अभी बीच में अमेजोन जो है ना वो डाउन हुआ था, तो मैकडोनल्ड्स की वेबसाइट बन हो गई थी। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एस3 यूज कर रही है अमेजोन की। तो कहने का यही मकसद है कि वो किस तरीके से करते हैं वो आपको नहीं पता, लेकिन आप करते हैं। अब आप एज अ डेवलपर सोचो, मैं एज अ डेवलपर हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरी सारी इमेजेस S3 के ऊपर अपलोड होगी। जब भी यूजर, लेट्स से फेसबुक बना रहा हूँ मैं, फेसबुक में जब भी यूजर पोस्ट करेगा उसमें कोई भी इमेज होगी वो मैं सेव करवाऊंगा अपनी S3 बकेट के अंदर। और उसका जो डेटा होगा वो डेफिनेटली जो टेक्स्ट होगा वो हम लोग डेटाबेस के अंदर कहीं पे सेव करवा रहे हैं। ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन है। तो अब मुझे S3 तक पहुंचना है। अब अभी तक मैंने एक ही तरीका देखा था कि यार S3 को मैं यूज करूंगा मैनेजमेंट कंसोल से, नहीं। अब हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है जिसको हम क्या कहते हैं, अमेजोन SDK। जी, ठीक है। अब मैं इसको कह देता हूँ अमेजोन SDK जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का अमेजोन SDK। इसमें हर लैंग्वेज का आपको SDK मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ठीक है। हम लोग जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो अभी चले जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं। हमने डायनामोडीबी पढ़ा था। यस सर। क्या होता है डायनामोडीबी? थोड़ा सा लेकिन वो क्लियर नहीं है। डेटाबेस है। डेटाबेस है, इन शॉर्ट, डेटाबेस अमेजोन का डेटाबेस है। ऐसे ही है जैसे माई सिक्वल है, मंगो डीबी है, उसी तरीके से जो अमेजोन ऑन करता है वो डायनामो डीबी है ना उसका। ये डायनामो डीबी अमेजोन का है। तो ये देखें, अब अभी तक मैंने जो भी टेबल्स बनाए थे डायनामो डीबी में, वो कहाँ पे बनाए थे मैंने? मैनेजमेंट कंसोल से बनाए थे, याद है किसी को? क्लाउड वॉच, डायनामो डीबी, लेट्स से ये रहा डायनामो डीबी मेरा, मैं इस पे चलता हूँ। क्रिएट टेबल, अब देखिए ये टेबल वगैरह मैं सारी चीजें यहाँ से बना रहा हूँ और सारी चीजें मैनेजमेंट कंसोल से इसको एक्सेस कर रहा हूँ। लेकिन डेफिनेटली जब यूजर होगा तो वो मैनेजमेंट कंसोल में नहीं आएगा, वो किसी ना किसी तरीके से हमारे AWS से बात कर रहा होगा। तो हम अपने क्लाइंट को AWS से बात करवाने के लिए जो बीच में हमारे पास एक पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं? AWS SDK। तब ये देखें ये AWS SDK की है, ये कहता है कि क्लाइंट डायनामो डीबी, यानी डायनामो डीबी से आपको ये देखें डायनामो क्लाइंट मिल गया और लिस्ट ऑफ टेबल मिल गई। तो इस तरीके से ये कमांड्स के थ्रू मतलब प्रोग्रामेटिकली भी हम सर्च किस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर S3 भी होगा डेफिनेटली। ये अभी ये देखें S3 आ गया, तो S3 से हम डाउनलोड भी करवा सकते हैं, हम S3 पे अपलोड भी करवा सकते हैं, सारा काम हम कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका हमारे पास है SDK। मैनेजमेंट कंसोल एक तरीका है AWS को एक्सेस करने का। प्रोग्रामेटिकली अगर मुझे एक्सेस करना है S3 को थोड़ी अमेजोन को, तो हमारे पास है SDK AWS का, जो हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। डेफिनेटली इंटीग्रेट करने के लिए आपको AWS कॉन्फ़िगर के अंदर वही सीक्रेट की और वो सारी चीजें मिलती हैं, उसकी मदद से आप अपनी SDK को कॉन्फ़िगर करते हैं एंड देन यू हैव टू एक्सेस इट। जो आपके पास राइट्स होंगे वो आप एक्सेस कर सकते हैं। ये देखें आप क्लाउड वॉच, ये सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं। सारा काम मतलब प्रोग्रामेटिकली हम इसको एक्सेस करवा सकते हैं, ठीक है। ये दो तरीके हैं।
तीसरा एक और तरीका है CLI। CLI का क्या मतलब है? पहला सवाल मेरा आपसे पूछने का मकसद ये है, व्हाट इज CLI? क्यों यूज करते हैं CLI को? क्या हमने कभी यूज किया जिंदगी में CLI? सर टर्मिनल पे कमांड वाला कमांड लाइन इंटरफेस। एग्जैक्टली, कमांड लाइन इंटरफेस। क्या हमने ये कभी यूज किया है पहले? क्या हमने डॉकर की कमांड लाइन यूज की है? यस सर। क्या EC2 हमने गिट की सर्विस कमांड पे लाइन हमने यूज की है? यस सर। क्या हमने एक कुबरनेटिस की कमांड लाइन यूज की हुई है? यस सर। यस सर। इसी तरीके से हमारे पास AWS की भी कमांड लाइन है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं AWS CLI को थोड़ा सा। इसमें लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती, ये CLI है, तो CLI तो आपके हर सिस्टम में चलेगी, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है आपका। अब आप ये देखिए, कमांड लाइन से आप चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। ये अभी क्या कर रहे हैं, कोई ये कमांड पढ़ के थोड़ा सा बता सकते हैं मुझे? तो ये इंस्टेंस की आईडी भी है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब पहले आप मैनेजमेंट कंसोल, हाँ, आप पहले मैनेजमेंट कंसोल पे जाते थे और वहां पे EC2 का इंस्टेंस स्टार्ट करते थे। अब ये देखिए, मैं कमांड लाइन से भी कर सकता हूँ। आप कमांड लाइन से S3 को एक्सेस कर सकते हैं, आप कमांड लाइन से EC2 को एक्सेस कर सकते हैं, आप कमांड लाइन से अच्छी खासी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं। मैनेजमेंट कंसोल जो डेफिनेटली आप कर रहे हैं, इसके अलावा ये देखिए अवेलेबल सर्विसेज है, कमांड लाइन से ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। बजटिंग वाला देखना है, बजट आपको सेट करना है, आपको देखना है, सारी चीजें, ये सारे काम आप कर सकते हैं। क्लाउड वॉच जो है, जिसके अंदर हमारे पास लॉग्स आएंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। लॉगिंग या एरर्स मैसेजेस वगैरह पढ़ना जरूरी होता है हमारे लिए। लाइक अगर मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, यस सर। क्रैश का कुछ तो फिर देखना पड़ता है। यस, क्योंकि देखें, आपको जो आपकी अगर एप्लीकेशन नहीं चल रही या कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो आपको बताता कौन है? आपके एरर मैसेजेस। और वो एरर मैसेजेस जो है वो देखना बहुत जरूरी है। हमारे पास AWS के अंदर है क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच के अंदर लॉगिंग हो रही होती है आपके एरर्स की, ठीक है। आपके लैम्डा फंक्शंस की लॉगिंग होगी, आपकी S3 के अंदर इसके एरर की लॉगिंग होगी, आप EC2 के जो मसले मसाइल आएंगे उसकी लॉगिंग होगी। सारा चीजें हम क्लाउड वॉच के अंदर देखते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है, हमने अभी तक क्लाउड वॉच को देखा नहीं है, लेकिन हमें देखना है इंशाल्लाह, तो हम इसको देखेंगे क्लाउड वॉच को। तो EC2 के इंस्टेंस बनाना, EC2 को कमांड लाइन से ही अप एंड रनिंग करना, न्यू इंस्टेंस बनाना, ये सारे काम आप करके देख सकते हैं, ठीक है, CLI की मदद से। तो हमने तीन तरीके देखे थे इसके। मैनेजमेंट कंसोल तो हम यूज कर ही रहे हैं और अभी करेंगे थोड़ा सा और आगे तक। और CLI और SDK इंशाल्लाह ताला जब हम लैम्डा फंक्शंस पे आएंगे, तब मैं लैम्डा फंक्शंस के साथ आपको S3 भी SDK के साथ करवा दूंगा। और CLI आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कमांड लाइन्स के ऊपर आपको सारी कमांड्स मिल जाएंगी, सिर्फ आपको एंटर करना है। AWS CLI इंस्टॉल होगी सबसे पहले आपके सिस्टम में। मोस्टली आप लोग लिनक्स यूज करते हैं? सर मोस्टली कहते हैं, मेरे पास ऐसे विंडो। ठीक है, दोनों में अवेलेबल है, मसला नहीं। मैं ऐसे ही कह रहा था क्योंकि मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। ये देखें, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। जब हम ये कर लेंगे AWS CLI के बाद, सबसे पहले इसको करना पड़ता है क्या, कोई बताएगा? तो एक कमांड सबसे पहले चलानी पड़ती है कॉन्फ़िगरेशन की, क्योंकि जब तक आप अपने AWS को फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, उसके बाद मतलब जब तक एक्सेस नहीं करेंगे। कॉन्फ़िगर करने का क्या मकसद है? ताकि आपके पास जो राइट्स हों, वही राइट्स आपको CLI के ऊपर मिलेंगे। और ये भी है कि CLI एक्सेस भी आप दे रहे हैं या नहीं, ये भी एक आपके ऊपर है। मतलब हमारे पास AWS के अंदर जब हम IAM रोल बनाते हैं, यूजर बनाते हैं, तब हमारे पास ऑप्शन होता है। मैं दिखाता हूँ। मेरी आवाज सही आ रही है? ब्रेक तो नहीं हो रही? तो सर फिट आ रही है। नहीं सर। यस सर।
क्या लिखा हुआ है ये? एक्सेस की प्रैग्मेटिक एक्सेस प्रैग्मेटिक। समझ में आती है बात? यूजुअली हम ये वाला बनाते यस हैं। सर। ये वाला क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें मैनेजमेंट कंसोल से एक्सेस करना है। यस और सर। अगर मुझे सिर्फ अब दो ऑप्शन, अब देखिए इसमें सिनेरियोज हैं। कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ किसका एक्सेस देना होता है? AWS CLI और SDK का एक्सेस देना है। कुछ यूजर ऐसे हैं जिसको आपको मैनेजमेंट का एक्सेस देना है, और कुछ यूजर्स ऐसे हैं जिनको दोनों का एक्सेस देना है। तो क्या मैं दोनों का एक्सेस दे सकता हूँ एक ही यूजर को? यस सर। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन कोशिश आप करिएगा कि आपके पास जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं ना, जो आपके डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स को आप कौन सा एक्सेस दोगे? सिर्फ और सिर्फ एक्सेस की प्रोग्रामेटिकली एक्सेस दोगे CLI और SDK का। क्यों? इसका रीजन ये है कि क्योंकि उसको मैनेजमेंट कंसोल पे जाने की जरूरत नहीं है। उसको अगर S3 से काम करना है तो उसके पास उसके क्रेडेंशियल्स होंगे जिससे वो S3 पे काम कर सकता होगा। समझ में आती है बात? यस सर। चले, गुड है। और मैनेजमेंट कंसोल आप उसको दोगे, मतलब आपको पता है कि यार ये सीनियर है, अगर कोई काम वाम होगा तो ये मैनेजमेंट कंसोल पे देख सकता है सारी चीजें, तो आप ऐसे लोगों को फिर मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस देते हैं। वरना अगर मैं एज अ डेवलपर हूँ आपकी टीम के अंदर, तो मुझे आपको मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं अपने सीनियर को बोलूंगा और मेरा सीनियर फिर वो मुझे करके देता है। यूजुअली टीम के अंदर इसी तरीके से काम होता है, तो इसीलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। ऐसा नहीं होता कि हर यूजर को ना सारे एक्सेस दे दिए आपने। जो आपका टीम लीड है या जो सीनियर है उसको आपने एडमिन वाले रोल्स दे दिए। एडमिन के रोल्स के अंदर भी अगर आपको कोई चीज ब्लॉक करनी है तो वो आप कर सकते हो रोल्स की मदद से सिक्योरिटी के अंदर। वरना तो दूसरा तरीका आपके पास है कि जो नॉर्मल यूजर्स हैं उसको आपको मैनेजमेंट कंसोल देने की जरूरत ही नहीं है। आप उसको CLI का एक्सेस दो ताकि वो अगर उसको कोई भी काम करना हो तो वो CLI की मदद से कर सके अपने पास, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आती है बात? ऐसा ही होता है काम। जी सर। ठीक है, गुड। तो आप लोगों को बताने का मकसद यही है क्योंकि जब आप टीम में काम करेंगे तो फिर आप लोगों को ये सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी है। अच्छा, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कि ये सारी चीजें मुझे मिल जाती है जब मैं यूजर बनाता हूँ तो एक CSV फाइल डाउनलोड होती है। यस सर। उसमें चार फाइल के चीजें अंदर होती हैं। सारी चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मेट आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा यूज करना चाहते हो। यूजुअली हम लोग जो मतलब हम लोग एज अ जावास्क्रिप्ट चल रहे हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? जी सर। YML फॉर्मेट है हमारे पास, ठीक है। तो हम जेसन यूज करते हैं तो इसलिए जेसन ही रखिएगा आप लोग। तो ये सारी चीज आप करेंगे तो अब आप CLI की मदद से जब आप AWS की CLI यूज करेंगे तो उसको एक्सेस इन कीज की कॉन्फ़िगरेशन की मदद से मिलेगा, ठीक है। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई कॉन्फ़िगर कर दो CSV फाइल को इंपोर्ट करके, तो आप अपनी फाइल इंपोर्ट भी यहाँ पे करवा सकते हैं। तो ये तरीके हैं। यूजुअली हम लोग जो यूज करते हैं वो यही वाला सिंपल सा तरीका यूज करते हैं। AWS कॉन्फ़िगर लिखा, हिट एंटर, देन ये सारी चीजें पूछता है, पेस्ट कर दें। वरना अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप फाइल से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। ये इसके देखिए ये आउटपुट्स हैं, जेसन, YML, टेक्स्ट में चाहिए या टेबल, तो हम लोग यूजुअली जावास्क्रिप्ट से आए हैं, सारी चीजें हमें पता है तो हम लोग जेसन यूज करते हैं। प्रोफाइल बहुत जबरदस्त है। ये क्या है, कोई बता सकता है व्हाट इज प्रोफाइल? सही वही है कि यूजर्स अगर यूज कर रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या पॉसिबल है मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ और डेफिनेटली हर प्रोजेक्ट का लिए AWS आपका डिफरेंट होगा ना। जब AWS डिफरेंट होगा तो आपके पास उसकी आपके यूजर्स भी डिफरेंट होंगे या तो एक्सेस भी डिफरेंट होंगे, माइट बी पॉसिबल। यस सर। यस सर। उसके लिए अगर आपने सिर्फ AWS कॉन्फ़िगर कर दिया तो इससे क्या होगा, ये हमेशा डिफॉल्ट सेट कर देगा। और अगर मेरे सिस्टम में 4-5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो अगर मैं प्रोफाइल नहीं बनाऊंगा तो ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। प्रोफाइल नहीं बनाऊंगा तो हमेशा जो लास्ट होगा वही आपका अपडेटेड रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि आपको हर दफा कॉन्फ़िगर चला के जो जो होगा वो करना पड़ेगा, तो ये सही तरीका नहीं है।
आप अपने लिए प्रोफाइल्स बनाते हो, लाइक AWS कॉन्फ़िगर प्रोफाइल। अब ये क्या करेगा, एंड देन प्रोफाइल का नाम आपने कह दिया प्रोजेक्ट ए, प्रोफाइल प्रोजेक्ट ए, प्रोफाइल प्रोजेक्ट बी, प्रोफाइल प्रोजेक्ट सी, व्हाटएवर जो भी आपके प्रोजेक्ट्स के नाम हो। और जब भी फिर आपको एक्सेस करना होगा तो हमेशा पहले, अगर आप डिफॉल्ट के साथ अगर AWS S3 LS करेंगे तो ये कौन सा वाला लेगा, जो डिफॉल्ट प्रोफाइल है आपकी, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम आपने एंटर की थी AWS कॉन्फ़िगर से, हमेशा ये बोलेगा। लेकिन अगर आपने इसके साथ साथ आपने इसको हमेशा बताना पड़ेगा आप हर कमांड के अंदर कि आप प्रोफाइल कौन सी चाह रहे हो। अगर आपके मल्टीपल यूजर्स चल रहे हैं, अगर मल्टीपल यूजर नहीं है, सिंगल यूजर है तो फिर टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मल्टीपल यूजर है तो आपको हर दफा एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा आपको प्रोफाइल का, एंड देन फ्लैग यूज करते हुए हमेशा हर कमांड में, इस सिर्फ S3 की कमांड में नहीं, अब आप जो भी कमांड यूज करेंगे S3 के लिए, EC2 के लिए, लैम्डा फंक्शंस के लिए, सब के लिए अब आपको एक और फ्लैग यूज करना पड़ेगा प्रोफाइल का, एंड देन आपको टू बी वेरी स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि आप कौन सी प्रोफाइल यूज करना चाह रहे हो। लेट्स से अगर प्रोजेक्ट ए के लिए यूज करना है तो प्रोजेक्ट ए के लिए, प्रोजेक्ट बी के लिए, सी के लिए, व्हाटएवर। तो ये थोड़ा सा काम जरूर बढ़ जाता है, लेकिन ये है कि आप एक साथ फिर मल्टीपल यूज कर सकते हो। अगर आपके पास एक ही है तो फिर तो टेंशन ही नहीं है ना, फिर तो आपको इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल है तो डेफिनेटली आपको बताना पड़ेगा। ये स्विच होती है कि पैरेलल चलती रहेंगी सारी? नहीं नहीं, ये पैरेलल चलेगी, आप एक साथ दो भी चला सकते हैं। यानी एक दफा आपने S3 प्रोफाइल प्रोजेक्ट ए के लिए चलाई, नेक्स्ट लाइन में प्रोफाइल बी के लिए चला दी। तो ऐसा नहीं है कि ये स्विच होती है, ऐसा स्विच वाला काम नहीं है। ये कहता है कि इस कमांड को चलाने के लिए मुझे कौन से क्रेडेंशियल्स चाहिए, तो वो कहेगा कि ये वाले क्रेडेंशियल्स चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है सर, ये अगर दो से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में काम करना हो? बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन ये तो मतलब ऑप्शन है ना। और अगर स्विच करना हो किसी एक जगह से तो आप डिफॉल्ट बना दो उसको। स्विच भी कर सकते हैं, किसी एक को हमने सिर्फ उसी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो हम उसको स्विच कर दें उस पर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, उसको डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा ना आपको, मतलब स्विच नहीं कर सकते, डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा आपको उसको। ठीक है, थैंक यू। अब आप फाइल बनाएंगे कैसे? सॉरी, फाइल बनानी है हमने, कैसे बनाएंगे? हमें इधर से कोई ऑप्शन मिलेगा हमें फाइल बनाने का? ये क्या होगा? ऊपर बने भी है ना, फाइल नहीं है ये, आपको सिर्फ ये फ्लैग ऐड करना है लाइक दिस। अगर आप देखें, आप अगर इस तरीके से ऐड करेंगे AWS कॉन्फ़िगर, तो ये कौन सा है, इसका मतलब ये कौन सा चल रहा है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब अब आपने लिखा AWS S3 LS, यानी S3 की लिस्ट लेके आ जाओ सारी, तो ये किसकी लिस्ट लेके आएगा, डिफॉल्ट वाली। अब मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, अब मुझे दूसरा प्रोजेक्ट भी तो कॉन्फ़िगर करना है। अगर मुझे दूसरा प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, एक और फ्लैग यूज करना पड़ेगा मुझे कॉन्फ़िगर के साथ प्रोफाइल। अब ये क्या करेगा, इसकी देखिए इसकी लोकेशन होती है, मैं लोकेशन दिखाता हूँ आपको। इसकी डिफॉल्ट लोकेशन होती है ये, मतलब आपके सिस्टम के अंदर ही होती है, या आप जरूरी नहीं है कि कमांड से, आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। सर ये फाइल को मैन्युअली भी अपडेट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप मैनुअली भी अपडेट कर सकते हैं, ये आपके सिस्टम में पड़ी भी होती है, ls.aws। यस, ये देखिए ये क्रेडेंशियल्स और कॉन्फ़िग फाइल। ये देखें, अब मैं इसको डेफिनेटली आपको रन करके नहीं दिखा रहा। आप लोगों ने AWS CLI इंस्टॉल की हुई अपने सिस्टम में? यस सर। जिस अभी कर सकते हैं, मेरे साथ करना है। कैसे करें? चले AWS CLI इंस्टॉल करते हैं, जिसके पास हुआ हुआ वेल एंड गुड, जिसके पास नहीं हुआ हुआ चले इंस्टॉल करते हैं। हम लोग अभी जिसके, मैं लिनक्स देख रहा हूँ, जिसके पास विंडोज है वो विंडोज वाला देख के अपने पास CLI इंस्टॉल कर ले। ठीक है, ये करना है आपको। सबसे पहले ये वाली कमांड चला के ये इंस्टॉल करना है। चले, इतना सा काम है, जल्दी से कर रहे हैं और जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम भी नहीं लेगा ये। ठीक है, पहली कमांड, दूसरी कमांड, तीसरी कमांड, 3 लाइन की कमांड्स हैं।
एंटर करें, चलाएं, चले जल्दी करें और फिर मुझे बताएं। अभी करते हैं हाथों हाथ। AWS S3 LS। ओके, अच्छा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ और फिर मैं वापस आता हूँ। जब तक आप लोग अपना काम जरूर कीजिए। स्टॉप शेयरिंग। चलें, सही है, आप लोग भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। मेरे पास भी अभी उसका एक्सेस नहीं है, ठीक है। एक्सेस नहीं मतलब कि मेरे पास यूजर नहीं। अच्छा जी, मैं अपनी स्क्रीन वापस से स्टार्ट करता हूँ शेयरिंग। इंस्टॉल कर रहे हैं आप लोग? हेलो क्लास, आप लोग इंस्टॉल कर रहे हैं? जी इंस्टॉलेशन लगाई है, बस विंडोज जबरदस्त। पे करें। हाँ किसी पे भी कर ले, वो मसला नहीं है, लिनक्स और विंडोज और नोबडी। चले मैं बनाता हूँ अपना एक यूजर जिसका नाम देता हूँ टेस्ट एडमिन। इसको मैं दे देता हूँ प्रोग्रामेटिकली एक्सेस, ठीक है जनाब। अब मुझे करना है इसके लिए नेक्स्ट, ये नीचे नेक्स्ट ये, इसको एडमिन बना देता हूँ ताकि मैं अभी सारे एक्सेस देना चाह रहा हूँ उसको टेस्टिंग के लिए। की वैल्यू पेयर की मुझे जरूरत नहीं है, एडमिन है, ठीक है, ऑल गुड है। आ गया डाउनलोड CSV फाइल, डाउनलोड CSV फाइल कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास टेस्ट स्टेटमेंट भी आ गया, डाउनलोड CSV फाइल आ गई। मैं CSV फाइल को ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं थोड़ी देर के बाद इसको डिलीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है मेरे लिए अभी। ओके, मुझे करना है गेट डाउनलोड्स और टेस्ट। किस नाम से हुई थी डाउनलोड, किसको याद है? न्यू यूजर CSV, ठीक, मेरे पास ये वाली डाउनलोड हुई हुई है अभी जो मैंने बनाई है। अब मैं करने जा रहा हूँ AWS कॉन्फ़िगर -- प्रोफाइल PIACNC कर देता हूँ, ठीक है, CNC। ओके, अच्छा जी, एक्सेस की देना है, ठीक है, अभी देते हैं आपको एक्सेस की, पहला वाला एक्सेस की। फिर क्या है, सीक्रेट की, ठीक है, सीक्रेट की। रीजन, हम लोग कौन सा रीजन यूज कर रहे हैं यूजुअली, याद है किसी को?
अच्छा यूएस ईस्ट का यूजुअली यही यूएस भी एक बार कंफर्म कर दूंगा। यूएस डैश ईस्ट डैश 1 और आउटपुट फॉर्मेट मुझे चाहिए भाई ये सब, ठीक है हो गया। अब मैं कहता हूँ AWS SP LS -- प्रोफाइल CNC, क्या यही दोनों है मेरे पास? सॉरी, तो आपने देखा जो मेरे पास AWS की कंसोल में, अब वो मेरे पास कमांड लाइन में भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए प्रोफाइल ऐड कर दी, मेरे पास बहुत सारी प्रोफाइल्स चल रही हैं। मैंने एक और प्रोफाइल ऐड कर दी CNC के नाम से, एंड देन क्लियर है। CLI को देखा आपने एक्सेस करते हुए, कोई मुश्किल नहीं है। इसको रिमूव कर देता हूँ, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फाइन, चले, ऑल गुड, ओके। आज हमारे दो टॉपिक्स हैं, जो कि क्विज 2 के लिए, एक टॉपिक है क्विज 2 के लिए, एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो मैं आपको भी करवा रहा हूँ, वो हम कर लेते हैं। पहले हम करते हैं, किसी ने नाम सुना है? इलास्टिक बीनस्टैक क्लास, किसी ने नाम सुना हुआ है? अच्छा ये लोड बैलेंसर है? नो सर। नहीं, ये लोड बैलेंसर नहीं है। अभी मैं बताऊं आपको कि अगर मुझे अभी कोई एप्लीकेशन बनानी हो तो मुझे क्या क्या करना पड़ता है, कोई बताएगा? सर EC2 वो बनाते हैं, इंस्टेंस उसका सेटअप करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप बनाने पड़ेंगे, लोड बैलेंसर बनाना पड़ेगा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाना पड़ता है, ये सब कुछ मुझे करना पड़ता है। यस सर, मैनेज भी करना पड़ता है ना, तो ये मुश्किल काम है थोड़ा सा कि हर चीज खुद ही मैं कर रहा हूँ। यस सर, तो सेटअप करना पड़ता है सर। यस, बीनस्टैक एप्लीकेशन मैनेजमेंट के लिए हमारे पास लाइक ऑटो स्केलिंग ये कर देगा, सिक्योरिटी ग्रुप आपको ये बना के दे देगा, लोड बैलेंसर के इसको देख लेगा, EC2 आपके लिए बना के दे देगा, सारे काम ये करके दे देगा। कैसे? लेट्स सी। हम अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। CNC वेब ऐप, CNC वेब, ठीक है भाई। की वैल्यू पहले अगर आप देना चाहें दे, नहीं देना नहीं। प्लेटफॉर्म ये देख लें, सारे प्लेटफॉर्म सपोर्टेड है, .NET है, डॉकर, गो, जावा, Node.js, PHP, रूबी एंड रेल्स, सारी चीजें। हम लोग किस पे जाएंगे? किसी पे भी जा सकते हैं, ठीक है। पाइथन पे भी जाना चाहें, PHP भी, जिस पे भी आपका दिल चाहे, लेकिन हम लोग रहेंगे Node.js पे, ये देखिए ये वर्जन बता रहा है, और ये इसका प्लेटफॉर्म वर्जन, ये 16 है। 16 के ऊपर कौन सा वाला वर्जन चलाना चाह रहे हैं? प्लेटफॉर्म वर्जन, तो ये रहा, जिसके साथ ही रिकमेंडेड होता है आपको ये दोनों चीजें देनी है, तो हमने बता दिया इसको, ठीक है। सैंपल एप्लीकेशन, या आपके पास कोई कोड मौजूद है, मेक इट वेरी सिंपल। इसका मतलब एक इनके पास ये डमी कोड पड़ा हुआ है, हम वही यूज कर लेंगे, तो उसको हम कहते हैं सैंपल एप्लीकेशन। तो सैंपल एप्लीकेशन पूरा एक मशीन बना के देगा? सॉरी सर ये मशीन पूरी सेटअप करके देगा हमें? मशीन, आगे जाके लोड बैलेंसर भी, ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये विजिट बेस्ड है? हाँ ऐसा ही है, ये मैनेजमेंट सर्विस है बेसिकली, तो सारी चीजें इसी के अंदर आएगी। अभी हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। पहले देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया, एक बीनस्टैक की कॉन्फ़िगरेशन से एक एप्लीकेशन मैंने क्रिएट की है, सिंपल, ठीक है। ये
स्टार्टिंग कर रहा है, क्रिएट इन्वर्टिंग एनवायरनमेंट्स वगैरह होने दे इसको। सर इसके चार्जेस होंगे ज्यादा कंपेयर टू IC2 वगैरह? नहीं 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 नहीं, अभी इतना ज्यादा नहीं होगा, वही फ्री टायर वाला हम चला रहे हैं तो इसका। ये तो फ्री टायर है, लेकिन जब कोई एप्लीकेशन अपडेट करेगा तो उसमें इसकी जो चार्जेस है वो बिल्कुल दूसरी चीजों से ज्यादा होगी और नॉर्मल ही है। वापस बोलिएगा, सॉरी आपकी आवाज जरा। फ्री है ये हमारी एप्लीकेशन जो चला रहे हैं, लेकिन जब कोई हम एप्लीकेशन बनाते हैं जो मतलब के पेड होगी तो उसको उसके लिए जो चार्जेस है इसके एक्स्ट्रा होंगे, ज्यादा होंगे कि ये बस? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल, ये वही, मतलब ये कोई एक्स्ट्रा सर्विस के चार्जेस नहीं ले रहा, वही वाला काम है। अगर EC2 आपकी हैवी मशीन है तो वो उसके चार्जेस अलग लेगा। लोड बैलेंसर पे जो ऐसे हमने देखा था कि लोड बैलेंसर के चार्जेस हैं वो इस तरीके से चलेंगे, वो इसी तरीके से होगा सारी चीजें। ये कोई एडिशनल कॉस्ट ऐड नहीं कर रहा इस पे। हाँ, ये आपको मैनेजिंग करके दे रहा है सारी चीजों की ना, इन सारी चीजों को आपको अलग अलग हैंडल करना, अलग अलग अटैच करना, सब करना, इससे आपकी जान छुट जाती है, ये खुद ही करके दे रहा है। ठीक है, ये देखें क्या क्या इसने क्रिएटेड अ टारगेट ग्रुप, अपना एक ग्रुप बनाया, उनका नाम है ये, हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप भी बना के इससे दे दिया आपको। और ये देखें स्टॉक स्टेज बकेट एनवायरनमेंट, S3 की बकेट। अब ये S3 की बकेट क्यों बना रहा है, कोई बता सकते हैं मुझे? ये उस पे होस्ट करेगा फाइल्स को। असल में जो आपने फाइल अपलोड की ना, ये डालेगा कहाँ? मतलब ये तो सिर्फ मैनेजिंग सर्विस है ना बीनस्टॉक का, ऐसा ही है। आप असल में कोई भी आपका कोड डिप्लॉय होता है, आप कोड सारी चीजें डालते हैं, वो सारी चीजें वो मैनेज कहाँ पे करता है, उसके स्टोरेज वही है S3, ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएटेड हो गया। ये देखिए सारा लॉग्स दे रहा है, लॉग्स आपको पढ़ने चाहिए। जब ये लॉग कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम और आगे चीजें देखते हैं इसकी। इसको होने देते हैं सुकून से। आप लोग भी बनाए, मेरे साथ साथ बना लें ताकि आप लोग भी टेस्ट कर सकें। CLI सबके पास इंस्टॉल हुई? सॉरी मैं भूल गया, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया जल्दी से। CLI आप लोगों ने इंस्टॉल की, कॉन्फ़िगर किया? करें साथ साथ चले, कोई मसला नहीं है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेने दें इसको। लेकिन आप लोग अपनी जब तक CLI को भी कंप्लीट कर लें और एक कमांड है S3 की चला के जरूर देख लें, और एक दो बकेट बना लें ताकि वो चल जाए, आपके पास नजर आ जाए कंसोल में। वरना तो अगर आपके पास बकेट्स नहीं होगी तो नजर नहीं आएगा। चलें जी, क्या लिखा हुआ आ रहा है जनाब? ये देखें, ये वाले लॉग्स कहाँ से आया? मैंने इस पे आया, यहाँ पे देखें ये लॉग्स है आपके पास। सक्सेसफुली लॉन्च एनवायरनमेंट CNC-ENV, ठीक है। ENV का क्या मतलब है? एनवायरनमेंट। क्या अभी तक हमने एनवायरनमेंट डिफाइन किया अपने? हमने तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन अभी क्रिएट की है, कोई एनवायरनमेंट डिफाइन किया इधर अभी तक मैंने? नहीं सर, नहीं किया, ठीक है, अभी तक नहीं किया। क्या एप्लीकेशन के एनवायरनमेंट्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं हमारे पास, लाइक प्रोडक्शन, डेव, टेस्टिंग, ये सारे एनवायरनमेंट्स होते हैं ना। एक एप्लीकेशन के मल्टीपल एनवायरनमेंट्स हो सकते हैं? सवाल है। यस सर, बिल्कुल होता है, ठीक है। एक एप्लीकेशन के मल्टीपल एनवायरनमेंट्स होते हैं। चले आते हैं। तो ये हमारी एक एप्लीकेशन बन गई, मैं इस पे जाता हूँ और ये देखिए ये इसकी बनी बनाई पहले से एक एप्लीकेशन मौजूद है टेस्टिंग के लिए। कोई मसला यहाँ तक अभी तक नहीं, ठीक है। अभी हम जाते हैं, हम लिखते हैं बीनस्टॉक सैंपल ऐप डॉट जिप, ठीक है। हमने लिखा हुआ है बीनस्टॉक सैंपल ऐप डॉट जिप। अब क्या इसकी एग्जांपल जो इसने दी है, क्या इसकी जिप मिल सकती है? मुझे बिल्कुल मिलती है, मैं उसी पे जा रहा हूँ। अब ये देखिए ये सारी जिप्स पड़ी हुई है यहाँ पे, पाइथन की जिप है, सबकी जिप पड़ी हुई है। हमें किसकी चाहिए? सिंपल, ये
तो इसने एक सिंपल सी एप्लीकेशन बना के दी हुई है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको डाउनलोड करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, ये सब कुछ मैं कर लूंगा, मुझे जिप फाइल दे दो। सॉरी, ऊपर इसका ट्यूटोरियल था, ये फाइल। चलें इसको भी ओपन कर लेते हैं। Recording in progress. यहाँ पे क्या है, आपके पास AWS के क्लाउड्स के अकाउंट्स के साथ ही आप इसको एसोसिएट करवा सकते हैं कि किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना। ठीक हो गया जी। सिक्योरिटी वही वाला जो काम हम गिटहब पे करते हैं, हम दो तरीके से गिटहब को एक्सेस कर आगे चलते हैं थोड़ा सा। और ये तो अभी हमने डिस्कस किया। कोड पाइपलाइन आर्टिफैक्ट्स वही चीज है, आउटपुट आर्टिफैक्ट मतलब इस ये कोड कमिट होने के बाद क्या करना है, जब ये हो जाए तो इसके बाद क्या करना है। यानी क्या लिखा हुआ है, ईच पाइपलाइन स्टेज कैन क्रिएट आर्टिफैक्ट, यानी कोई भी पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है ना, इस स्टेज पे आप कोई भी आप अपने आर्टिफैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर आप कुछ भी करवा सकते हैं, यानी आउटपुट। इसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट, यानी एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई, उसके बाद बिल्ड करना है, उसके बाद टेस्ट करना है, उसके बाद कुछ एक और भी काम करना है तो वो भी करना है, और उसके बाद फिर डिप्लॉय करना है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, यूआई की मदद से ही है। मैं भी आपको दिखाता हूँ AWS के अंदर कैसे होता है। ट्रबल शूटिंग वही, एरर्स वगैरह आपके क्लाउड वॉच इवेंट्स के अंदर आ रहे होते हैं, ये भी हमें पढ़ना जरूरी है क्लाउड वॉच, क्योंकि आधी से ज्यादा जिंदगी आसान कर देता है हमारी क्लाउड वॉच। तो देखेंगे इंशाल्लाह इसको जब हम जाएंगे तो कोड पाइपलाइंस के थ्रू ही हम ये सारे काम करते हैं। ठीक है, कोड बिल्ड वही वाला काम, कोड बिल्ड करके हम अपनी बिल्ड्स डॉकर इमेजेस से भी हम काम करवा सकते हैं, लेकिन अभी हम डॉकर इमेजेस या डॉकर के साथ काम नहीं कर रहे हैं। हम अभी सिंपल सा कोड डाल के चेक कर लेंगे, फिर टाइम होगा तो फिर एक दफ़ा आपको डॉकर के साथ भी दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। आपकी फाइल के अंदर एक चीज़ होगी, अगर आप चाहते हो कि अपनी कोड बिल्ड चलाने के लिए कोई स्पेसिफिकेशंस देते हैं ना कोड के अंदर ही सही, तो आप अपने रूट के ऊपर एक फाइल रखेंगे जिसका नाम होगा बिल्ड स्पेक YML। और बिल्ड स्पेक YML में होता क्या है, मैं वो दिखा देता हूँ। ये है,
इसके वो हैं, क्या कहते हैं इसके, स्टेजेस हैं, स्टेजेस, ये इसके स्टेजेस हैं, मैं दिखाता हूँ। और पहला स्टेज होता है इंस्टॉल। कोई भी चीज़ आपको, जैसे हम नोट जेएस की एप्लीकेशन होती है तो हम क्या करते हैं उसके अंदर, सबसे पहले पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। तो पहला स्टेज आता है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं ना, यूजुअली हम npm run build लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और स्टेज मौजूद है, प्री बिल्ड। यानी आप चाहते हो कि इंस्टॉल हो जाए, तो बिल्ड करने से पहले कोई काम करना हो तो प्री बिल्ड, और उसके बाद बिल्ड, और उसके बाद पोस्ट बिल्ड। पोस्ट बिल्ड का मतलब क्या है, प्री बिल्ड का मतलब बिल्ड से पहले, पोस्ट बिल्ड का मतलब है बिल्ड कंप्लीट होने के बाद अगर आपको कुछ करना हो तो ये करना है, ठीक है। और ये फाइल्स वगैरह बता रहे कि आपको कहाँ सेव करनी है, व्हाटएवर। तो ये सारी चीजें सिंपल सी हैं। अभी हम इसको, आई थिंक थ्योरी बहुत हो गई, अब हम इसको जरा थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। आवाज आ रही है सबको? जी सर। यस सर। थ्योरी थी, अब हम चलते हैं इसके जरा प्रैक्टिकल के ऊपर। हम चलते हैं कोड कमिट पे सबसे पहले तो, ठीक है। ये रहा हमारा कोड कमिट। यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूँ, डेमो आप मतलब प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। एक दफा चला के आप लोगों को खुद देखना है, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर मैं देखूंगा। लेकिन कोशिश यही है कि मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो चीज ना हो आपसे, सिंपल है, उन क्लिक्स के ऊपर ही काम करना है तो ये हो जाएगा। मैं लेकिन आपको बता देता हूँ अभी। अब देखते हैं क्या कोई रेपोजिटरी बनी हुई है मेरी अभी तक। नो सर। नहीं सर। हम बना लेते हैं। टैग्स वगैरह देना तो आप दे दीजिएगा, अभी मैं उसमें जा ही नहीं रहा। ठीक है, ये एक्सेस करने का तरीका है। अब इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, डेफिनेटली वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। अब हम चलते हैं अपने IAM रोल्स के ऊपर। क्या लिखा हुआ है, यू आर साइंड इन यूजिंग अ रूट अकाउंट। मैं रूट अकाउंट से हूँ तो मैं SSH कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। आप लोग अगर नॉर्मल यूजर से आएंगे एडमिन एक्सेस से तो हो जाएगा। खैर, अभी हम चलते हैं यहाँ पे IAM पे। अरे यार, चलो फिर यहीं से चलते हैं। अभी मैं सारी चीजें यहाँ पे ये देखें, ये नीचे वाला नजर आ रहा है आपको? क्या लिखा हुआ है? HTTPS git credential for AWS core commit। इसका क्या मतलब है कि जैसे हम पहले जिस तरीके से गेटअप पे करते थे तो आईडी और पासवर्ड चाहिए होता था गॉट गिट कमिट करने के लिए, सारी चीजें काम करने के लिए। मतलब गेटअप के ऊपर तो आपका आईडी पासवर्ड होता था ना। रेपोजिटरी जब भी आप पुश करते थे तो आपको आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ती थी, तो आप अपना गिट का यूज करते थे। यस सर, कॉन्फ़िगरेशन के लिए। हाँ, तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ता है अपना। तो अभी मैं अपनी आईडी यूसुफ से लॉगिन हूँ तो मैं अपना क्रिएट करूंगा, तो ये जैसे ही मैं इस पे क्रिएट का बटन दबाऊंगा तो ये मेरे लिए क्रिएट कर देगा, ठीक है। और ये क्रिएट करके आपका आईडी और पासवर्ड दे देगा। ये रहा। अब मेरा जो यूजर नेम है वो ये यूजर नेम है और मेरा पासवर्ड ये पासवर्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे इसको, जी सर ये रैंडम देगा, यानी कि हाँ, पासवर्ड ये जो खुद आएगा वो बनाएगा। यस, ये खुद बना के देगा आपको। यस, ठीक है। अब मुझे इसको चाहिए तो मैं यूज करूंगा, नहीं चाहिए तो यहाँ से इसको रीसेट पासवर्ड या कुछ भी कर सकता हूँ। सर शो एक दफा ही करेगा बस?
नहीं नहीं, ये पासवर्ड तो पासवर्ड आ शो जाएगा। सिर्फ एक दफा ही करेगा। हाँ, स्टार्टिंग में शो एक दफा करेगा, लेकिन अगर आप पासवर्ड रीसेट करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, और ये आपने यूजर बना लिया, आपका यूजर बन गया। अब आप ये यूजर आईडी और पासवर्ड जब भी आपको कोड कमेंट के साथ यूज करना हो तो आप यूज करोगे। ठीक है, सिंपल। चले आगे चलते हैं थोड़ा सा और। सर ये कुछ जनरल क्वेश्चंस थे, अगर जैसे लेक्चर एंड हो जाए तो काइंडली आप लीजिएगा। ओके ओके ओके। तो रेपोजिटरी कहाँ गई? कोड कमिट, रेपो एरी। अब इस रेपो के अंदर जाते हैं तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये देखें, ये आपका कोड डेफिनेटली अभी मेरे पास कोई मौजूद नहीं है, तो मैं अभी एक क्रिएट कर लेता हूँ टेस्टिंग के लिए। एक फाइल बना लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड, फाइल नेम टेस्टिंग .txt, सॉरी, ऑथर, ईमेल, और कमिट इनिशियल कमिट, ऐसे ताकि कोड थोड़ा सा नजर आ जाए फाइल में। कोड के अंदर देखिए ये फाइल आ गई मेरे पास, एक ही फाइल है इसलिए एक फाइल आ रही है। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट, जैसे हम गिटअप के ऊपर पुल रिक्वेस्ट होती है, यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट आ जाएंगे। ये आपके कमिट्स आ गए जो अभी मैंने कमिट किया हुआ, ये रहा इनिशियल कमिट मेरा। ब्रांचेस अगर आपके चाहिए तो यहाँ पे ये रही ब्रांचेस, आप एक क्रिएट करें नई ब्रांच। ब्रांच का नाम मैं दे देता हूँ डेव, और कौन सी ब्रांच से आपको ब्रांच नहीं बनानी है, डेफिनेटली मेन के साथ बनेगी। तो आप क्रिएट करेंगे ब्रांच तो आपकी ब्रांच भी बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ब्रांचेस आ जाएंगी। टैग्स, गिट के टैग्स जिस तरीके से होते हैं वैसे ही टैग्स हैं ये भी। ये सेटिंग्स हैं इसकी। रिपोजिटरी नेम ये रहा। नोटिफिकेशंस, अब देखिए नोटिफिकेशंस इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको नोटिफिकेशन जरूर बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाने पड़ेंगे मैं बताता हूँ। मैं कहता हूँ CNC नोटिफिकेशंस। ये देखें, ये नोटिफिकेशन से फायदा क्या होगा कि जब भी आप कोई काम करेंगे ना तो एक नोटिफिकेशन ट्रिगर होगा, और उस नोटिफिकेशन के बिहाफ पे आपके सारे काम होंगे। फुल या बेसिक्स में चाहता हूँ अभी फुल, और यहाँ पे ये सारे देखें इवेंट्स है। जब कमिट हो तो हो, ऑन पुल रिक्वेस्ट पे के ऊपर कोई ट्रिगर हो, स्टेटस चेंज, रूल ओवरराइड, सोर्स अपडेट, क्रिएट, कुछ भी। तो मैं कहता हूँ यार सब सिलेक्ट कर दो, कुछ भी हो तो ये काम करना है आपने। और ये टारगेट है आपके। SNS टॉपिक क्या होता है अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और AWS चैट बॉक्स, अगर हमें किसी लेट से सिलेक्ट, तो इस पे क्या करेगा, जैसे ही कोई भी कोड कमेंट या पुश या कुछ भी होगा ना तो सिलेक्ट के नोटिफिकेशन जाती रहेंगे, टिक 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 टिक। नोटिफिकेशन सिलेक्ट का चैनल होगा जिसमें आप कहेंगे कि यार लेट से ये सिलेक्ट, सबको पता है सिलेक्ट, होपफुली पता ही होगा, हम पहले यूज कर रहे थे डिस्कॉर्ड से पहले, ऐसा ही है ना PNC में। तो वो हेलो, स्लैक ये कोई चैनल होता है ना उसका बना हुआ है? मैसेजिंग, हाँ मैसेजिंग चैटिंग के लिए यूज होता है ना, तो स्लैक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स के लिए भी हम यूज करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये करेंगे तो आप स्लैक के ऊपर डायरेक्ट मैसेजेस आएंगे आपके पास कि यार कोड कमिट हुआ, कोड पुश हुआ, कोड की पुल रिक्वेस्ट आई है, कोई ब्रांच नहीं क्रिएट हुई है, कोई ब्रांच डिलीट हुई है, कोई ब्रांच अपडेट हुई है, तो सारे एक एक करके ना आपको मैसेजेस आते रहेंगे। ऐसा भी होता है, जरूरत पड़ती है कभी कभार करने की। ठीक है, तो हमने ये किया सिंपल सा, अब हम क्रिएट कर लेते हैं इसको। SMS टॉपिक, कोड नोटिफिकेशंस, टॉपिक नेम मैसेजिंग, सेव। ये तो नोटिफिकेशंस हो गए। ट्रिगर्स भी हैं इसके अंदर कि ट्रिगर कुछ हो तो करना क्या है वो भी है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। CIFO सेटिंग्स, ये नोटिफिकेशन हमने सेट कर दी। ट्रिगर्स भी हैं, ये रहे इसके ट्रिगर्स। ये ट्रिगर्स ही है इसके। ट्रिगर्स के ऊपर हमने नोटिफिकेशन टारगेट को सेट कर दिया। और ऐसी कोई चीज़ जो यहाँ पर रह गई हो जो मुझे बतानी हो आपको, मैं देख लेता हूँ सेटिंग्स में। ट्रिगर्स,
create trigger, trigger name, CNC trigger, इवेंट्स कौन से इवेंट्स हैं, पुश करना है, पुल करना है, या और रिपोजिटरी इवेंट सारे इवेंट्स के ऊपर ट्रिगर करना है तो आप कर दें ऑल। मैंने ऑल कर दिया है इधर। ब्रांच नेम टू बी वेरी स्पेसिफिक, अभी हमारे पास एक ही ब्रांच है, हम कहते हैं कि अब मेन पे जब भी कुछ भी हो तो ये ट्रिगर करना है। अगर आपके पास अलग अलग ब्रांचेस हैं, आप चाहते हो कि मेन के ऊपर ट्रिगर हो तो प्रोडक्शन वाला कोड डिप्लॉय हो जाए और डेव के ऊपर ट्रिगर हो तो डेवलपमेंट वाला कोड डिप्लॉय हो जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको दो ट्रिगर्स बनाने पड़ेंगे, एक मेन का और एक प्रॉड का। तो मैं इसको कहता हूँ सीएनसी प्रॉड, ये प्रॉड वाले के लिए कर रहा हूँ। और वही अभी मैंने एसएनएस टॉपिक बनाया हुआ, मैं इसी को यूज कर लूंगा, इधर कुछ देने की जरूरत नहीं है, जाने देते हैं इसको। ये चैनल आईडी वही है, अगर आपको कोई कस्टम डेटा देना हो तो चैट प्लैटफॉर्म्स के लिए। रिपॉजिटरी टैग्स अभी हमें जरूरत नहीं है तो हम इसको देख ही नहीं रहे। टैग्स वैसे होता है क्या, किसी को पता है? गेट टैग्स कभी किसी ने नोट किया? क्या नोड जेएस के वर्जन्स उसके टैग्स हैं? सर कह सकते हैं मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली वो टैग्स ही होते हैं, गेट पे टैग्स बनते हैं। लाइक नोड वर्जन का 10.16 वर्जन वो गेट के लिए टैग है, आपके लिए वो नोड जेएस का वर्जन है। लेकिन अगर आप गेट के ऊपर जाके टैग्स देखेंगे तो आपको टैग्स मिलता है। टैग्स का मतलब ये कि आपने कोई एक चीज या एक माइलस्टोन अचीव किया तो आपने उसको टैग कर दिया, तो इस तरीके से यानी वर्जन आपने डिफाइन कर दिया, टैग कर दिया, ठीक है, तो उसको टैग्स कहते हैं। थोड़ा देखिएगा, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लोग यूज करते हैं काफी प्रोटेक्शन के अंदर। ओके, सेटिंग्स हो गई सारी चीजें। तो ये देखिए, ये रिपोजिटरी थी कोड कमिट से रिलेटेड। तो ये कोड कमिट आपने देखा कि आपने एक रिपोजिटरी बनाई और उसके अंदर ये सारा काम कर दिया। अब ये वाला काम जो हमने अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, क्लोन यूआरएल। हमने HTTPS सेट किया हुआ तो आप लोग अपना HTTPS सेट कीजिएगा और उसके बाद क्लोन करके इसको, ये यूआरएल है, ये करेंगे तो आईडी पासवर्ड पूछेगा। जो आपने आईडी पासवर्ड IAM रूल से बनाया तो वो आईडी पासवर्ड देंगे तो ये वाली रिपोजिटरी आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। कोई मसला? कर लेंगे ना, ये वाला काम तो आसान है ना, गेट वाला ये कोई तुम्हारा बड़ा मसला नहीं है, वही वाला प्रोसेस है, गेट ऐड, गेट कमिट, गेट पुश, तो यहाँ आ जाएगा। कोड पाइपलाइन देख लेते हैं। क्रिएट पाइपलाइन, CNC पाइपलाइन, ठीक है, सेफ साइड ये कर लेते हैं। अलाउ पाइपलाइन टू क्रिएट अ सर्विस रोल, दिस कैन बी अ न्यू पाइपलाइन, यस डेफिनेटली न्यू सर्विस बनानी है हमें। एडवांस सेटिंग के अंदर देख लें, डिफॉल्ट लोकेशन और मैनेज बाय AWS, तो हमें इसको अभी यूज ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सोर्स प्रोवाइडर, हमारा सोर्स प्रोवाइडर क्या होगा? ये सारे सोर्स प्रोवाइडर्स है। अगर आप चाहो गिटहब तो गिटहब यूज कर सकते हो, आप बिटबकेट भी यूज कर सकते हो, लेकिन हमारे केस में अभी सोर्स प्रोवाइडर हमारा क्या होगा? कोड कमिट, ठीक है। रिपोजिटरी, डेफिनेटली आप कोड कमिट बताओगे तो आपको रिपोजिटरी बतानी है। रिपोजिटरी के बाद आपको ब्रांच नेम बतानी है, तो मैंने ब्रांच नेम भी बता दी। बिल्ड ऑप्शन, अभी मैंने बिल्ड कुछ काम किया ही नहीं है तो अभी मैं बिल्ड के ऊपर जा ही नहीं रहा, मैं इसको कर सकता हूँ स्किप। मैंने कहा था कि बिल्ड आप थोड़ी देर के लिए स्किप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि डिप्लॉय। अब डिप्लॉय मुझे कहाँ करना है? हमें लेना पड़ेगा क्या पाइपलाइन के लिए, और हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या है? CNC वेब ऐप, याद है हमने अभी बनाई थी बीनस्टॉक पे। और इन्वायरमेंट, कौन सा इन्वायरमेंट है हमारे केस में? prod v2 ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही मैं इसको एंटर कर दूंगा ये पाइपलाइन बनाना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ये पाइपलाइन बनेगी तो मैंने वहां पे जो कोड कमिट पे जो कोड है वो डिप्लॉय कहाँ पे हो जाएगा? आपके बीनस्टॉक पे। क्या अभी मैं कर दूं तो मसला सॉल्व हो जाएगा या प्रॉब्लम आएगी? सर ये पाइपलाइन जो चीज है, क्या प्रोडक्शन जो मतलब उसको पाइपलाइन बोलेंगे, ये क्या चीज है पाइपलाइन? पाइपलाइन का मतलब आपके स्टेजेस है ना, ये पाइपलाइन बना रहे हो। पाइपलाइन का मतलब कि आपने कहा कि
जब भी गेट के ऊपर कुछ भी पुश होगा तो वो पाइपलाइन चलाएगा। तो जब भी पाइपलाइन चलेगी तो आपने यहाँ पे पाइपलाइन में सारी चीजें बताई ना कि क्या करने पे क्या होना चाहिए। आप कह रहे हो कि जब भी वहां से वो ट्रिगर होगा, गेट कोड कमिट ट्रिगर होगा तो आपकी ये पाइपलाइन चलेगी। यानी कोड कमिट के ऊपर है ना आपकी पाइपलाइंस चलती हैं। और इसकी पाइपलाइंस में मैंने बताया हुआ है कि मुझे लिसन किसको कर रहा हूँ। मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ, बैक का ऑप्शन है इसमें। यस, यहाँ पे देखिए हमने किसको लिसन किया हुआ है। हमने कहा हुआ है कोड कमिट के ऊपर इस रिपोजिटरी पे मेन। अब इस मेन के ऊपर जब भी कोई भी चीज कमिट होगी, जब ट्रिगर होगा नोटिफिकेशन, तो ये चलेगी इसकी पाइपलाइन, ये वाली पाइपलाइन चलेगी। और इस पाइपलाइन में मैंने क्या बताया हुआ है कि भाई जब भी ये हो तो आपको क्या करना है, बीनस्टॉक पे जाना है, ये वाली एप्लीकेशन है, इसको डिप्लॉय करना है। ये कोड पाइपलाइन है इसकी। अब मैं जैसे इस पे एंटर कर दूंगा तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो गेट कोड कमिट के अंदर, ओ सॉरी, AWS कोड कमिट के अंदर जो फाइल पड़ी हुई है वो मेरी एप्लीकेशन नहीं है, वो एक सिंपल सी टेक्स्ट फाइल बनाई हुई है मैंने। जैसे ही मैं एंटर करूंगा वो टेक्स्ट फाइल चली जाएगी, डिप्लॉय हो जाएगी। तो टेक्स्ट फाइल डिप्लॉय हो जाएगी तो हमारा जो सर्वर है वो चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो Node.js का एक्सप्रेस का सर्वर बना हुआ है और मैं यहाँ से जो कोड कमिट होकर फाइल जाएगी वो टेक्स्ट फाइल जाएगी। तो प्रॉब्लम है ये। हाँ, ये रुक सकता था। कब रुक सकता था कि जब मेरे पास बिल्ड का प्रोसेस होता, मेरे पास बिल्ड का प्रोसेस होता और मैं इसको कहता कि भाई जब तक ये टेस्ट केसेस पास ना हो जाए जब तक तुम डिप्लॉय नहीं करना, तो ये ऑटोमेटिक डिप्लॉय नहीं करेगा। लेकिन अभी क्या है, जैसे मैं इसको एंटर कर दूंगा तो ये इसको डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप। बिल्ड के साथ करेंगे सब, बगैर बिल्ड के करें, ये दोनों ही करें? सॉरी, आपने बोला ना बिल्ड को स्किप कर दीजिएगा जब पाइपलाइन की नहीं अभी बिल्ड, अभी आता हूँ मैं बिल्ड पे, लेकिन अभी आप पहले बिल्ड के बगैर करके देखिएगा। अब आप क्या कीजिएगा, क्लोन कीजिएगा। क्लोन करने के बाद सारा जो आपके पास फाइल है ना, वो वाली जो हमने डाउनलोड की थी बीनस्टॉक sample.zip है, वो वाली इस वाले फोल्डर के अंदर सारा कोड पेस्ट कर दीजिएगा, कमिट कीजिएगा, पुश कीजिएगा। तो कोड कमिट के अंदर आपके पास लेटेस्ट ऐप की पूरी एप्लीकेशन आ जाएगी Node.js वाली। और उसके बाद फिर आपको ये वाला काम करना पूरा का पूरा, जो भी मैंने स्टेप फॉलो किया पाइपलाइन का। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका जो भी कलर चेंज कर दिएगा, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, जो दिल करे। तो आप देखिएगा जब डिप्लॉय होगा तो वो जो आपने कलर दिया तो वो डिप्लॉय हो चुका होगा। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। कोड बिल्ड, बिल्ड करेंगे, ऑप्शनल है, इसकी जरूरत नहीं है अभी मुझे कुछ करने की, टैग देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें क्या बिल्ड करना है हम बता रहे हैं, सोर्स। ये देखिए यहाँ पे भी सोर्स गेटअप और ये सारी चीजें हो सकती है। हमारे केस में हम अभी AWS पर तो हमने AWS बताया, ये बता दिया, ब्रांच बता दी इसको कि भाई इस ये सोर्स है हमारे, इस पे काम करना है आपको। ठीक है, एडिशनल देख लीजिएगा। और इन्वायरमेंट मैनेज होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेटली आप कौन सा यूज कर रहे हो, लिनक्स, हमारे केस में तो Amazon Linux 2 ही है। ठीक है, रन टाइम इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड इमेजेस, ये रही कोई भी है Amazon की आप बिल्ड बनाने के लिए। डेफिनेटली जब आप बिल्ड बना रहे हैं तो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे तो होगी ना, लिनक्स पे होगी या व्हाटएवर। तो आप यहाँ पे अपना लिनक्स बता दें, यूबंटू बता दें या लिनक्स बता दें, कुछ भी बता सकते हैं। उस पर एक इन्वायरमेंट क्रिएट, मतलब ये एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा, उस पर वो बिल्ड करेगा, उसको टेस्ट करेगा। और हाँ, एक और बात, इसके जो पैसे ना चार्ज होते हैं वो टाइम वाइज होता है कि अगर बिल्ड आपका अगर 1 घंटा ले रही है तो आपको 1 घंटे का चार्ज होगा, 1 आवर का चार्ज होगा, 2 आवर का चार्ज होगा। तो ये डिपेंड ऑन योर टेस्टिंग है, बिल्ड के ऊपर भी होता है, बिल्ड एंड टेस्टिंग कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि बहुत सी एप्लीकेशन है ना टाइम लेती है, आधा घंटा, 1 घंटा, डिपेंड, क्योंकि उसमें टेस्ट केसेस कितने लिखे हुए हैं। बड़ी एप्लीकेशन है तो ज्यादा टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं, तो जब भी कोड बिल्ड होगा तो वो टेस्ट केसेस रन करेगा, तो डेफिनेटली इट विल बी चार्ज। ओके, सॉरी। अच्छा जी, बिल्ड स्पेक वही वाली फाइल जो आपको बताया था मैंने कि बिल्ड स्पेक, अगर आप चाहते हो कि बिल्ड स्पेक के अंदर सारे स्टेजेस मौजूद हैं, इंस्टॉलेशन,
बिल्ड, बिल्ड और पोस्ट बिल्ड, ये सारी चीजें आपके पास स्पेक फाइल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारी कमांड्स है, अगर आपको कुछ और काम परफॉर्म करने तो आप कर सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स अभी नहीं लिखा था, 2 मिनट के छोड़ते हैं, हमें लॉग वॉच करने की जरूरत नहीं है। और इसको मैं क्रिएट कर दूंगा तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा, और जब भी इसके ऊपर कोई भी ट्रिगर होगा मेन के ऊपर तो ये बिल्ड चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, करते हैं इसको स्टार्ट। ठीक है, ये हमारा बिल्ड है। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो बिल्कुल एडिट कर सकता हूँ। प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशंस जो आपको एडिट करनी हो तो आप कर सकते हैं। और क्या था इसके अंदर, एक और चीज थी, एक मिनट दीजिएगा मैं बताता हूँ। अभी मैंने स्टार्ट बिल्ड का बटन नहीं दबाया, ठीक है। जब मैं स्टार्ट बिल्ड का बटन दबाऊंगा तो वो बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। अभी मुझे जरूरत नहीं है बिल्ड करने की, क्योंकि अभी मेरे पास कोड ज्यादा नहीं पड़ा हुआ। ये बिल्ड की हिस्ट्री आ जाएगी आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी चीजें। तो ये बिल्ड है, यानी कोई भी आपका कोड होगा उसको अगर आपको बिल्ड करना है तो डेफिनेटली आप बिल्ड करके उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक स्टेज है, जब भी पाइपलाइन चलेगी तो ये सारा काम करेगा इसका। कोड पाइपलाइन कहाँ गई, वापस से इधर आते हैं। ठीक है, अब देखिए बिल्ड का ऑप्शन आ गया। अब मैंने कहा कि यार जब भी ये पाइपलाइन चले तो ये बिल्ड भी हो, ये सारी चीजें हो। ठीक है, सर ये पाइपलाइन का एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। पाइपलाइंस यानी यार सर ये बेसिकली सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। यस, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को पाइपलाइन कहते हैं। ये जेनकिंस के अंदर भी इसका मतलब कीवर्ड जो है ना वो पाइपलाइन ही है। पाइपलाइन का मतलब आप पाइपलाइन के अंदर होता है ना कि सिंपल से वाटर पाइपलाइंस के अंदर क्या होता है, पहले पाइपलाइन डाली, फिर टर्न होगा, फिर टर्न होगा, फिर टर्न होगा। तो पानी जो पानी का फ्लो होता है वो पाइपलाइन के थ्रू ही जा रहा होता है। पहले फर्स्ट पाइप में गया, फिर सेकंड पाइप में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, और फिर आपके पास आता है। तो इस तरीके से ये देखिए बिल्ड फेल हो गई। क्यों फेल हो गई आप लोगों को पता है, क्योंकि इसके अंदर सोर्स कोड वैसा है ही नहीं, तो इसलिए ये इसने फेल कर दिया। ये देखिए पाइपलाइन बनी हुई है, देखिए। अब यहाँ पे अब देखें इसको पाइपलाइन समझने की कोशिश करें। पहले ये सोर्स दिया मैंने इसको, उसके बाद मैं ये फेल परमिशन की वजह से हुआ है। अभी तो परमिशन की वजह से हुआ है, यहाँ बिल्ड पे फेल होगा डेफिनेटली, सॉरी, क्योंकि बिल्ड में ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो उसको बिल्ड कर सके। ये परमिशन जो मैंने HTTPS को मैंने इनएक्टिव या डिलीट किया हुआ है, उस वजह से मैं उसको कर दूंगा तो सही हो जाएगा। खैर, ये देखिए पाइपलाइन है, पहले सोर्स लिया, अगर उसको सारी चीजें गेट हो गई तो उसके बाद ये किस पे जाएगा, बिल्ड पे। बिल्ड वाली सारी चीजें सही हो गई तो ये किस पे जाएगा, डिप्लॉय पे। इसी तरीके से आप इसके बीच में या कुछ और भी ऐड करना चाहे तो पाइपलाइन को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ऑप्शंस हैं इसके पास।
अगर आप चाहते हो कि डिसेबल करना तो उसको यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं, क्लोन करना हो तो क्लोन कर सकते हैं, एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। एडिट के अंदर ये देखिए ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, सोर्स, बिल्ड, डिप्लॉय। मैं कहता हूँ बिल्ड के बाद एक और चीज़ डाल दो जिसका नाम होना चाहिए क्या, टेस्टिंग। बिल्ड के बाद टेस्टिंग भी कर दे भाई मेरे लिए। तो ये देखिए टेस्ट बनाया, और टेस्ट के अंदर फिर यहाँ पे आपको जो भी आपको एक्शंस परफॉर्म करने हो, ये प्रोवाइडर्स मौजूद हैं सारे के सारे, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देखें अब आपके पास पहले 3 थे, अब 4 स्टेप्स हो गए। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और फिर ये होगा। यानी समझे कोड मिल गया, बिल्ड बना दी, टेस्ट केस फेल हो गया, तो क्या ये नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। नो सर। डिप्लॉय नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, सोर्स मिला, बिल्ड सक्सेस हो गई, टेस्ट भी सक्सेस हो गया, उसके बाद फिर क्या जाएगा? डिप्लॉयमेंट पे जाएगा। ठीक है, मेक सेंस है ना? अगर फोर्थ स्टेप पे फोर्थ फेल हो गया डिप्लॉय पे, तो डिप्लॉय नहीं होगा। नहीं, डिप्लॉय नहीं होगा ना। और जिस स्टेप पे फेल होगा उससे आगे भी नहीं होगा। नहीं, इसके आगे अगर होगा तो वो फिर कैंसिल हो जाएगा डेफिनेटली। डिप्लॉय नहीं होगा तो कहाँ बन रही हैं सॉरी, लॉग्स वगैरह, इसके एरर लॉग्स वगैरह कैसे पता चलेंगे? इसके लॉग्स वगैरह हमारे उस पे ही मिलेंगे। किस पे मिलेंगे भाइयों? क्लाउड वॉच पे। क्लाउड वॉच पे, एग्जैक्टली। यहाँ पे मतलब लॉगिंग का जो भी इन्होंने ना सारे एरर के जो लॉग्स मिलेंगे ना किसी भी एप्लीकेशन में, EC2 के सब आपको मिलेंगे सारे क्लाउड वॉच पे। अभी सर जैसे अभी किसी एक स्टेज पे हमारा ये डिप्लॉय फेल हो रही है डिप्लॉयमेंट, तो अभी हम कैसे वॉच कर सकते हैं? वो तो यहीं पे भी पता चल जाएगा, थोड़ा बहुत तो यहाँ से पता चल जाएगा, लेकिन डिटेल आपको नहीं पता चलेगा। जैसे कोड पाइपलाइन है ना यार ये आपकी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखेंगे बिल्ड फेल्ड हुई है, लेकिन इसकी हमें रीजन नहीं पता चली ना। हाँ, इसका ये देखिए मैं यही कह रहा हूँ, ये देखिए ये थोड़ा सा इतना सा शॉर्ट सा बता देगा, लेकिन इसकी पूरी जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको मिलेगी क्लाउड वॉच पे। जैसे अगर हमने लोकली हमने कोई बिल्ड किया सही चल रही है और हम डिप्लॉय कर रहे हैं और वो चीज एरर दे रही है सर्वर पे, तो उसकी क्लाउड वॉच पे चेक करना पड़ेगा ना दोस्त, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। मतलब एरर पड़ गई वो फिक्स होगा, इसके अलावा नहीं फिक्स हो सकता वो। जैसे ये है, अब यहाँ पे देखें इस तरीके से तो आपको एरर मिल जाएंगे, इनसफिशिएंट परमिशन। तो यहाँ से आपको थोड़ा मिल गया, तो आपको अगर एप्लीकेशन का आइडिया है तो आपको पता है कि यार हाँ यहाँ पे यार कोड अभी मेरे पास वो परमिशन का इश्यू है, तो इसका ये मसला हो सकता है, ठीक है, मेक सेंस। लेकिन ऐसा कोई डिप्लॉयमेंट में एरर आ गया, यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं देगा, डिटेल आपको पूरी वहां पे देगा स्टेप बाय स्टेप, जो भी पूरी चीजें चल रही होंगी वो पूरा EC2 के अंदर आपको कंप्लीट बताएगा। ये देखिए, तो थोड़ा सा ना हमें क्लाउड वॉच को देखना है जरा डिटेल में, तो हम इंशाल्लाह ताला उसको डिटेल में देखते हैं। तो क्लास का टाइम हो गया ओवर, हमने काफी चीजें कवर अप कर ली हैं सर। ये इसमें अब डिफरेंट यूजर्स के मैनेज करना था, कोड मैनेजर जैसे अप्रूवल्स होते हैं आपकी डिफरेंट। हाँ, IAM के अंदर परमिशन देनी होगी आपको डेफिनेटली। अगर आप एक चाहते हो कि सुपरवाइज करेगा, देन बाकी जो दूसरे हैं वो 2 अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है, 1 अप्रूवल रिक्वायर्ड है, वो सारी इधर मैनेज होंगी। मैनेज होगी, मैं दिखा देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। सर ये ऑलमोस्ट हमारा अभी कितना रह गया है, कितनी क्लासेस और रह गई हैं तकरीबन इसकी? यार अभी अब ये सेकंड क्विज रेडी हो चुका है, अब क्विज थर्ड लास्ट है वो रेडी करना है अपने को इंशाल्लाह। और सर मैं सर्वलेस के फंक्शंस, लैम्डा फंक्शंस वगैरह पढ़ लिए, एप्सिंग पढ़ेंगे वगैरह? अब अभी नेक्स्ट के अंदर आ रहा है हमारे पास। ठीक सर। सर इसमें हमें ये तो पता चल गया कि क्या चीज़ किस तरह यूज़ करनी है, किस तरह क्रिएट करनी है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि बेस्ट प्रैक्टिस उसमें क्या है? फॉर एग्जांपल डायनामोडीबी में 2 तरह के टेबल क्लासेस भी होती हैं, तो किस तरह हमें पता चलेगा कि कौन सी कब यूज़ करनी है, कौन सी ज़्यादा सूटेबल है प्राइस कंट्रोल करने के लिए, और इस तरह से? इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि इसका ना प्राइस कैलकुलेटर आपके पास होता है, Amazon प्राइस कैलकुलेटर आप लिखिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो अब कभी कभार ना वही मैं कह रहा हूँ कि हमेशा ना डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन में, कभी आपको परफॉर्मेंस चाहिए होती है, कभी आपको थोड़ा पैसा सेव करना होता है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपको सारी चीजें अच्छी चाहिए तो पैसे अच्छे देने पड़ेंगे, जहाँ पे आप कंप्रोमाइज कर सकते हो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करोगे तो पैसे कम हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन पे। और हम अभी जिस स्टेज पे है ना, अगर हम नॉर्मल भी चलते हैं तो बिल्कुल सही है। हाँ, अगर आपके पास बड़ी एप्लीकेशन है तो फिर आपके पास उसका डेटा स्टैटिक्स होता है कि यार
कितना लोड आ रहा है, क्या है क्या नहीं, तो फिर आप उस हिसाब से अपना डिसीजन लेते हो कि यार अच्छा अब मुझे इस पे जाना चाहिए, अब मुझे इस पे जाना चाहिए, अब मुझे इस पे जाना चाहिए। तो हर चीज डिपेंड करती है एक्चुअली, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं अभी आपको बता दूं ठक करके, क्योंकि हर एप्लीकेशन का अलग अलग है, किसी का सीपीयू ज्यादा यूज हो रहा है, किसी की रैम ज्यादा यूज हो रही है, किसी में डेटाबेस ज्यादा यूज हो रहा है, तो हर किसी का ना डिफरेंट है सबका। सर ये लोकल अब कैसे से नजर आएगा हमें कोड, जैसे हमने डेस्कटॉप में हमें किस तरह ये व्यू होगा? कौन सा? ये जो हमने सारा ये अभी किया है कोड वाला, कोड नहीं, कमिट वाला जो अभी सारा हाँ कोड कमिट, हमने अब अपनी ये वाला आपको क्लोन करना पड़ेगा ना, क्लोन करना पड़ेगा, और जो आपने जिप फोल्डर डाउनलोड किया वो इस पे पेस्ट कर दें, तो और कमेंट कर दें एक नया, तो आपके पास लेटेस्ट कमेंट आ जाएगा जिसके अंदर आपके पास कोई भी कलर चेंज करके आप कमेंट करते हैं, और उसके बाद फिर ये हर दफा सर हमें यहाँ पे मैन्युअली फाइल्स यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी कि हम नहीं, जैसे कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, आप मैनुअली काम नहीं करेंगे, मैं यही कह रहा हूँ। आपने सिर्फ रेपो बनाई, गिट क्लोन का यूआरएल ये आपके पास यहाँ से मिल गया, यहाँ से कॉपी किया, और सारा काम आप लोग अपने उससे करेंगे, कोड से, हाँ कोड से पुश करेंगे, सीएलआई से नहीं, कोड कमिट करेंगे ना, पुश गेट पुश करेंगे तो यहाँ पे आएगा कोड कमिट में, कोड कमिट के बाद ये सारी पाइपलाइन सिलेक्ट शुरू हो जाएगी। ये पाइपलाइन तो डेफिनेटली आपको एक दफा बनानी पड़ेगी, वरना तो आपको लिंक हमारे गिट के थ्रू हो गया ये सारा। हाँ ये पाइपलाइन अगर आपने कॉन्फ़िगर कर दी तो गिट के थ्रू हो गया। अब जब भी इस कोड कमिट की मेन ब्रांच के अंदर कुछ भी चेंज होगा तो ये पाइपलाइन चलेंगी सारी की सारी जो भी आपने यहाँ पे डिफाइन की हुई है, ये बिल्ड प्रोसेस सारा चलेगा। यस, ये देखिए ये वाली पाइपलाइन पूरी चलेगी 100%, ये वाली जो भी हमने बनाई सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाएगा ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा बीन स्टॉक के ऊपर, जो भी हमने डिस्कस किया, जो भी हमने बनाया था लास्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मुझे पूछना था कि हमने क्विज 2 तक का हमने कंप्लीट कर लिया है, तो कल जो हमारा क्विज है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे? यार यही सारे टॉपिक्स आएंगे ना जो अभी हमने डिस्कस किए। मतलब हमने तो शायद आप कह रहे हैं ना कि हमने क्विज 2 तक का पढ़ लिया है, तो अभी हमारा वो तो क्विज 1 आएगा ना? क्विज 1 है वो, तो आपके पास वो नहीं मौजूद क्विजेस के सिलेबस के, क्विज 1 में क्या आएगा, क्विज 2 में क्या आएगा, क्विज 3 में क्या आएगा? तब वो पढ़े हुए हैं, उसमें लॉगिन करें तो अगर हाँ पढ़े मैं तो आप वहां से पिक कर लीजिएगा कि जो भी टेस्ट होगा क्विज 1 तो बहुत इजी है, वो कर चुके हो। अच्छा सर, मुझे ये भी पूछना था कि मैं क्लाउड प्रैक्टिशनर का मुझे ये एग्जाम देना है, जरा उसका मुझे बताइएगा कि उसकी तैयारी बंदा कहाँ से करे। और ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मिलिएगा तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा थोड़ी सी ना। सर ये दूसरा सीएलआई के ऊपर सर बता दें सर, इंस्टॉल कर लिए, इसके हमें क्या यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? S3 देखे, अभी S3 देख लें, EC2 की लिस्ट देख लें। और सर फर्स्ट क्विज हमारा अगर किसी का मिस हो गया तो वो दोबारा से सेशन के एंड में क्विजेस होंगे जो रिमेनिंग जो अगर यार नहीं पता दोस्त, ये असल में मैनेजमेंट वाली चीजें होती है, मैनेजमेंट की पॉलिसीज पे डिपेंड करता है कि अभी उन्होंने क्या रखी हुई है। पहले तो हो जाता था, अभी का मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं अभी आपसे कुछ कमिट नहीं कर सकता, क्या पता ना हो या क्या पता हो भी जाए, डिपेंड्स। ठीक है, क्लास दूसरी क्लास इंतजार कर रही है, इंशाल्लाह मिलते हैं। आपकी वीडियोस का एक आपने लिंक दिया था वो डन है आपको कल मिल जाएगी, 110% आपको कल मिल जाएगी इंशाल्लाह। ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।